स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर जो है वो प्रीवियस लेक्चर का ही कंटिन्यू होगा। ठीक है, एक्सोस्केलेटन हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसकी लेयर्स हम लोगों ने देखी थी और देखा था कि वो किस चीज़ों पे कंपोज करता है, किन चीज़ों से मिलके बना हुआ है। आज हम देखेंगे एक्सोस्केलेटन मोलस्कन्स के अंदर। ठीक है, बेसिकली जैसे स्नेल है, ठीक है, स्नेल के अंदर, लैंड स्नेल के अंदर, ठीक है, वो ऑर्गेनिज़म्स जिनके बाहर शेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा आर्थ्रोपोड्स के अंदर, इंसेक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है कि इस एक्सोस्केलेटन जो है वो इनके अंदर एक या दो पीसीज, मतलब एक्सोस्केलेटन के कंपार्टमेंट्स मौजूद हो सकते हैं। ठीक है, कुछ के जैसे मैरिन जो आपके पास ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर मसल है, बायवेल्विया, ठीक है, बायवेल्व, बाय मीन टू एंड वेल्व कहते हैं कवर को। ठीक है, टू वेल्व्स जो है इनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, उसके अलावा स्नेल जो है उसके शेल के अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसका सेल जो है उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिस्टल्स डिपॉजिट हुई होती हैं। ठीक है, जो उसे हार्ड बनाती हैं, उसको बाहर किसी भी प्रीडेटर के अटैक से बचाती हैं। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर चेंज के बारे में या किसी भी किस्म के नुकसान से उसको बचाती हैं। ठीक है, लैंड स्नेल गूंगा होता है जो। ठीक है, लेकिन लैंड स्नेल जो है वो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपके पास मैरिन स्नेल होते हैं उनके अंदर तो कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट हो जाता है, वो वाटर से ले लेते हैं। लेकिन जो ज़मीन पे रहने वाला स्नेल है ना, ठीक है, उसके अंदर हार्ड मटेरियल उस तरह से नहीं होते। ठीक है, और वो वज़न में थोड़ा सा मैरिन जो स्नेल्स होते हैं उनसे कम होता है। ठीक है, मोलस्कन्स जो हैं ये क्या करते हैं कि ये ग्रो करते हैं साइज़ के साथ, तो उनका शेल तो नहीं ग्रो करेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं वो न्यू एक्सोस्केलेटन बनाते जाते हैं। ठीक है, पहले वो छोटा था तो छोटा एक्सोस्केलेटन, फिर बड़ा हुआ अपने साइज़ के अकॉर्डिंग वो नई लेयर बना लेगा। ठीक है, तो ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है इंपॉर्टेंट, कि क्या करते हैं कि ये अपने शेल का साइज़ इंक्रीज़ करते रहते हैं न्यू शेल डिपॉजिट करके। ठीक है, तो उनके अंदर जो है वो आपके पास हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी होता है। ठीक है, एक्सोस्केलेटन के साथ साथ उन्हें क्या प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड भी करता है। ठीक है, एनिमल्स ग्रो करते हैं। ठीक है, और ग्रोथ रिंग्स बन जाते हैं उनके अंदर। ठीक है, शेल्स के लाइंस होती हैं। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये यहाँ से क्या करना शुरू कर रहा है, ग्रो करना शुरू कर रहा है आपके पास। तो ये पीछे से जो है वो आपके पास ये लाइंस, रिंग्स बनानी शुरू कर दी हैं। ठीक है, पहले छोटा था, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा होता होता, ठीक है, जो है वो न्यू शेल्स बना रहे होते हैं। ठीक है, तो कॉन्टीन्यूसली इनकी ग्रोथ होती है और ये अपना शेल का साइज़ भी इंक्रीज़ करते रहते हैं। उसके साथ साथ हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन भी इनके अंदर मौजूद होता है। ठीक है, जो इनके बॉडी के सॉफ्ट जो पार्ट्स होते हैं उनको भी क्या प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स कहते हैं, आर्थ्रो कहते हैं जॉइंटेड को। ठीक है, और पोड्स निकला है फुट से, यानी ऐसे एनिमल जिनकी फुट के अंदर जॉइंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, जैसे चींटी है, ठीक है, बीज हैं, हनी बीज हैं। ठीक है, उनके अंदर जो है वो उनको हम आर्थ्रोपोड्स कहते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स होता है एक्सोस्केलेटन। ठीक है, तमाम जितने भी आर्थ्रोपोड्स के अंदर होते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स के अंदर, स्मॉलर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टाइप जो है वो हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के अंदर, आर्थ्रोपोड्स में ही है। ठीक है, बहुत सारी अडॉप्टेशंस जो हैं वो आपके पास इनको हेल्प आउट करती हैं कि वो क्या कर सकें, उनको ग्रो करने में और उनको सर्वाइव करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पर ये इंसेक्ट नज़र आ रहा होगा, बहुत सारे लाइंस नज़र आ रही हैं, ये अलग अलग विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रोथ के साथ साथ नया एक्सोस्केलेटन बनता गया उसके अंदर। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। उसके बाद एडॉप्टेशंस अगर हम देखें तो क्या फ़ायदा क्या है एक्सोस्केलेटन का। ठीक है, तो जो मेन इन्वेजिनेशन होती हैं अंदर की तरफ कर्व होते हैं, ठीक है, एक्सोस्केलेटन के, वो क्या करते हैं, वो एक मजबूत किस्म की रिजेस, किनारे बनाते हैं। ठीक है, और बार्स बन जाती हैं। ठीक है, यानी एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जो क्या करता है, मसल्स की अटैचमेंट में हेल्प आउट करता है। ठीक है, यानी ये जो आपके पास यहाँ पर आपको रिजेस नज़र आ रही हैं, ठीक है, उभार नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ मेन एक उसके अंदर जो है वो आपके पास क्या बन गई हैं, ये इन साइड्स पर, ये किनारों पर, ठीक है, ये अंदर की तरफ इनके मसल्स अटैचमेंट का ये उसको पॉइंट प्रोवाइड करती हैं। उसके अलावा सेकंड मेन जो एडॉप्टेशन है कि वो क्या होते हैं कि इन्हीं की वजह से ये जॉइंट्स भी बनते हैं। ठीक है, इसके अंदर अगर ये एक लेयर में डिपॉजिट हो जाए ना तो जॉइंट्स नहीं होंगे। ठीक है, और आर्थ्रोपोड्स मूव नहीं कर सकेंगे अपने बॉडी ऑर्गन्स को। अब जो जहाँ जहाँ पे जॉइंट है ना, ये वहाँ से मूव कर सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यू एक्सोस्केलेटन बना है, उसमें गैप आ जाता है। ठीक है, न्यू बनता है तो उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पर वो मूव कर सके। तीसरी चीज़ एक्सोस्केलेटन क्या करता है कि ये थिन होता है, पतला होता है, सॉफ्ट होता है, डेलिकेट होता है। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर होती है जॉइंट्स के रीजन के ऊपर। ठीक है, और कॉन्टीन्यूसली, ठीक है, कॉन्स्टेंटली जो है वो आपके पास क्या करेगा, जॉइंट्स जो हैं वो बड़ी आसानी से इसके अंदर मूव कर सकते हैं इन्हीं रिजेस की वजह से। उसके अलावा सेंसरी रिसेप्टर जो हैं
इनके मौजूद होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम सेंसिला का नाम देते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्रिसल्स, ठीक है, मूंछों की शक्ल में या कांटों की शक्ल में। ये देखा होगा आपने कॉकरोच की फ्रंट माउथ के करीब जो है वो टेंटिकल्स 2 बड़े बड़े मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वो रिसेप्टर्स या सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें नाम दिया गया सेंसिला। वो अपने उन टेंटिकल से या उन रिसेप्टर से, उन ब्रिसल से क्या करता है कि अपने इर्द गिर्द ख़तरे को पहचानता है, ठीक है, टच स्टिमुलस के ज़रिए, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर कंपाउंड आइज़ होती हैं, ठीक है, लेंसेज के साथ कंपाउंड लेंसेज होते हैं आइज़ के अंदर। जैसे मक्खी है, आप मक्खी को किसी तरफ से भी पकड़ें वो पकड़ी नहीं जाती, क्यों? क्योंकि उसकी आइज़ जो हैं वो कंपाउंड आइज़ होती हैं, लेंसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, वो एक ही टाइम में अपने चारों तरफ जो है वो डायरेक्शन में देख सकती है, ठीक है। उसके अलावा इनके अंदर ट्रैकियल सिस्टम बन जाता है गैशियस एक्सचेंज के लिए। हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में प्रॉपर डिटेल से ट्रैकियल सिस्टम पढ़ा था कि उसमें पाइप्स होते हैं, ठीक है, जो आउटसाइड द बॉडी ओपन होते हैं, ठीक है, और हवा को जो है वो अंदर भी लेकर जाते हैं और बाहर भी उसी के थ्रू जो है वो आपके पास रिमूव करते हैं वेस्ट जो एयर होती है। अब फ़ायदा क्या होता है एक्सोस्केलेटन का, ठीक है। एक्सोस्केलेटन जो है वो आपके पास सबसे पहले आर्थ्रोपोड्स में क्या कर रहा होता है, उन्हें प्रोटेक्शन देता है प्रीडेटर से, बाहर जो भी किसी किस्म का अटैक होगा एनिमीज़ के ज़रिए, ठीक है। उसके अलावा रफ़ इन्वायरमेंट, टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, खुश्क इन्वायरमेंट है, ड्राई है, पानी नहीं है, आंधी आ रही है या कोई भी किसी किस्म का ख़तरा होगा, तो वो आपके पास क्या करेंगे, उससे उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। जैसे स्नेल है, ठीक है, आप उन्हें पकड़ने की कोशिश, वो फटाफट अपने खोल के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा चींटियाँ जो हैं वो पानी में क्यों नहीं इस तरह से तेज़ से डूबती, क्योंकि उनका एक्सोस्केलेटन बाहर होता है, वैक्सी होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट कर रहा है उनको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर से। डिसएडवांटेज क्या है इसका, ठीक है, क्यों जो है वो इनका क्या नुकसान हो सकता है एनिमल्स को इसका, कि क्या होता है कि डिसएडवांटेज एक मेजर ये है कि ये लार्जर ग्रो नहीं कर सकता, कि इसके अंदर जो है वो ये अपना साइज़ इनलार्ज नहीं कर, ये जितना है ना, जितना बना हुआ उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा इसका साइज़ इंक्रीज़ नहीं करेगा। इसको न्यू, जैसे अगर ग्रोथ होती है साइज़ इंक्रीज़ करता है तो ये न्यू एक्सोस्केलेटन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको प्रॉपर वाल जो आपके पास एक स्टेजेस होती हैं, ठीक है, तो रिप्लेस करना पड़ता है, ठीक है, शेड करना पड़ता है, गिराना पड़ता है, समटाइम्स साथ ही अटैच रह जाता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं कि वो उसको शेड कर देते हैं, गिरा देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं और उसकी जगह न्यू एक्सोस्केलेटन जो है वो बना लेंगे। तो अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है ना पुराना गिराने में और नया बनने में, उस टाइम में जो है वो इसको ख़तरा ज़्यादा होता है कि क्योंकि कवर मौजूद नहीं होता, तो वहाँ पे एनिमल्स क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से अटैक कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, न्यू एक्सोस्केलेटन बनाने का और ओल्डर को शेड करने का, इसे हम एक्डाइसिस या मोल्टिंग कहते हैं, ठीक है। मोल्ट आपको पता है सांचा ढालना, न्यू शेप देना या न्यू चीज़ बनाना, ठीक है, और एक्डाइसिस भी हमारे पास इसी प्रोसेस को कहते हैं, शेडिंग ऑफ ओल्डर एक्सोस्केलेटन एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू एक्सोस्केलेटन, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्डर एक्सोस्केलेटन विद द न्यू एक्सोस्केलेटन विच इज़ बिगर इन साइज दैन द ओल्डर वन, ठीक है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्डाइसिस एंड मोल्टिंग, ठीक है। एक्डाइसिस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं और मेन 4 स्टेजेस जो हैं वो हमारे पास एक्डाइसिस की होती हैं। सबसे पहले तो आपको पता है कि प्रोक्यूटिकल होती है, एंडोक्यूटिकल होती है, ठीक है। डिफरेंट आपके पास यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ कि हमारे पास मौजूद होती है एपिडर्मिस, ठीक है, उससे नीचे एंडोक्यूटिकल होती है, एक्सोक्यूटिकल होती है और एपीक्यूटिकल होती है हमारे पास, ठीक है। इसी तरह हमारे पास डिफरेंट जो है वो प्रोक्यूटिकल्स भी होती हैं इनके अंदर, ठीक है, और हम कह सकते हैं कि एपीक्यूटिकल होती है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या होगा कि न्यू ओल्ड वन जो है वो निकल जाती हैं, शेड हो जाती हैं और उसकी जगह जो है वो न्यू ले लेती हैं, ठीक है। यहाँ पे पहली स्टेज में क्या होगा कि इंजाइम सिक्रीट होते हैं हाइपोडर्मल ग्लैंड, यानी स्किन के नीचे जो मौजूद ग्लैंड्स होते हैं ना, वो क्या सिक्रीट करते हैं, इंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और क्या करना शुरू कर देते हैं, डाइजेस्ट यानी तोड़ना शुरू कर देते हैं एंडोक्यूटिकल को, ओल्डर वन जो एंडोक्यूटिकल इनर साइड पर जो स्किन की लेयर होती है, ठीक है। ये डाइजेशन क्या करती है, सेपरेट कर देती है हाइपोडर्मिस को और एक्सोस्केलेटन को, यानी जो स्किन के नीचे वाली लेयर होती है उसको, और एक्सोस्केलेटन को क्या कर देती हैं, सेपरेट कर देती हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये एपिडर्मिस है नीचे वाली लेयर, उससे ऊपर जो है वो आपके पास एक्सोक्यूटिकल होती है, एंडोक्यूटिकल होती है, ठीक है, फिर एक्सोक्यूटिकल होती है और फिर एपीक्यूटिकल होती है। ये आउटर कवरिंग है, ठीक है, ये इनर है, इसको ये कवर बचाता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जो आपके पास सबसे जो नीचे वाली स्किन की लेयर होती है ना एंडोक्यूटिकल, ठीक है, वो क्या करते हैं कि
वो एंजाइम हाइपोडर्मल ग्लैंड जो हैं वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, ठीक है, और एंडोक्यूटिकल जो है वो उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं ओल्ड वाली को। जैसे ही डाइजेशन जो है वो आपके पास स्टार्ट होती है, उसके बाद जो है वो आपके पास न्यू प्रोक्यूटिकल बनना शुरू हो जाती है, यानी उसकी जगह न्यू स्किन बनना शुरू हो जाएगी, ठीक है, और एपिक्यूटिकल भी न्यू बनेगी। ओल्ड एक्डोस्केलेटन जो है वो उसमें पोर्स बन जाते हैं, टूट जाता है, वो पोरस हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता गिर जाता है, ठीक है, और फाइनली जो आपके पास न्यू एक्सोस्केलेटन है उसके अंदर क्या होना शुरू हो जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट होता है और वो हार्ड हो जाता है। इस हार्डनिंग प्रोसेस के ज़रिए क्या होता है कि आर्थ्रोपोड्स वुल्नरेबल होते हैं, मतलब ज़्यादा इजीली अटैक्ट हो सकते हैं, ठीक है, टू प्रीडेटर, और इस वजह से क्या कहते हैं कि जब तक इनका प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता ये छुपे रहते हैं, ठीक है, न्यू स्केलेटन बनाने के बाद ही बाहर आएंगे, ठीक है। ये सारी चेंजेस जो हैं वो हमारे पास उनका नर्वस सिस्टम इंसेक्ट्स का कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है, और स्पेशल टाइप ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम इक्डाइसोन कहते हैं, ठीक है। ये मेन हार्मोन है, अगर ये ना हो तो हमारे पास एक्डाइसिस का यहाँ जो आपके पास एंड फॉर्मेशन है मोल्टिंग, ठीक है, प्रोसेस है वो नहीं होगा, ठीक है। तो उसके नाम की बेस पे ये एक्डाइसिस को कंट्रोल कर रहा है तो हम इसे कहते हैं इक्डाइसोन। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि एपिडर्मिस है, एंडोक्यूटिकल है और एक्सो एंड एपिक्यूटिकल है। न्यू जो है वो आपके पास क्या होगा कि ये हाइपोडर्मल ग्लैंड, स्किन के नीचे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो एंडोक्यूटिकल को जो है वो क्या करते हैं सेपरेट करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और एपिडर्मिस के ऊपर जो है वो न्यू प्रोक्यूटिकल बनेगी, ठीक है, या हम उसे एक्सोक्यूटिकल भी कह सकते हैं, प्रोक्यूटिकल भी कह सकते हैं और एक्सोक्यूटिकल भी कह सकते हैं, ठीक है। न्यू जो है वो प्रोक्यूटिकल और एक्सोक्यूटिकल बनेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता फिर खुद ही से जो है वो क्या करेंगी, न्यू जो है वो आपके पास एंडोक्यूटिकल बना लेती हैं और ये स्किन जो आउटर है प्रोक्यूटिकल एक्सोक्यूटिकल वो फिर से बाहर की तरफ हो जाती है, ठीक है। वो जो स्किन है वो पहले से लार्जर होगी, ठीक है, और उसका साइज़ भी चेंज, जैसे स्नेल्स के अंदर आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा कि सबसे छोटा कंपार्टमेंट है, फिर उससे बड़ा बड़ा होता हुआ जो है वो सबसे बड़ा कंपार्टमेंट है। ये एक डाइसिस के ज़रिए ही इसका जैसे जैसे स्नेल का साइज़ बढ़ता है वो अपने साइज़ के हिसाब से न्यू जो है वो क्या करता है, क्योंकि उसने वापस अंदर ही जाना होता है, ठीक है, तो उतना बनाएगा बड़ा जिसमें आसानी से वो आ सके, ठीक है। तो यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास ओवरऑल ये तो था हाइड्रोस्टेटिक और एक्सोस्केलेटन। इंसेक्ट्स के अंदर भी देखा हमने एक डाइसिस होती है। फ़ायदा क्या है स्केलेटन सिस्टम का, ठीक है, ये पहले क्या सबसे मेजर फ़ायदा जो है वो हमारे पास है सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करना, ठीक है। तो इनके अंदर बोन्स होती हैं एनिमल्स के अंदर, ठीक है, या एक्सोस्केलेटन के अंदर जो है वो हमारे पास हार्डनिंग जो है वो मौजूद होती है, ठीक है। तो सपोर्ट एंड शेप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सॉफ्ट, और साथ ही क्या करते हैं कि साइड्स देते हैं, यानी जगह देते हैं कि मसल्स की जो अटैचमेंट है वो हो सके, ठीक है, और उसकी शेप मेंटेन रह सके। उसके अलावा प्रोटेक्शन देते हैं, ठीक है, क्रिटिकल जैसे हार्ट है, ठीक है, या इंटरनल उनके ऑर्गन्स हैं, स्टमक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, लंग्स हैं, ठीक है, इनको क्या देती हैं, प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। जैसे उसके अलावा जैसे हमारा ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, इनको क्या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को जो है वो क्या करती हैं, प्रोटेक्शन देती हैं। तीसरा मेजर काम ये क्या करती हैं कि ये मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अब अगर हमारे अंदर से ढांचा निकाल देना, स्केलेटन निकाल दें, हम मूव नहीं कर सकेंगे, ठीक है। इंसेक्ट्स का एक्सोस्केलेटन निकाल दें, वो भी मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। मसल्स के अटैचमेंट के लिए उसको साइट नहीं मिलेगी, जॉइंट्स नहीं होंगे, ठीक है, तो वो मूव नहीं कर पाता। उसके अलावा जो हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्ट्स होते हैं उनकी क्वांटिटी को, उनकी कंसंट्रेशन को भी मेंटेन रखने में हेल्प करता है, क्योंकि बोन्स जो हैं वो एक स्टोरेज ऑर्गन है फॉर कैल्शियम, फॉस्फोरस, ठीक है, और सोडियम, पोटाशियम वगैरह, आयंस वगैरह स्टोर करके रखते हैं, सॉल्ट्स को स्टोर करके। जब से ब्लड के अंदर अगर इनकी अमाउंट कम होती है तो बोन्स जो हैं उनके अंदर से जो है वो आपके पास इन सॉल्ट्स को निकालना शुरू कर देता है बॉडी, ठीक है। तो ये नुकसानदेह भी होता है, ठीक है, इसलिए डाइट को प्रॉपर रखें ताकि हमारी बॉडी को ज़रूरत ही ना पड़े बोन्स में से इन चीज़ों को लेने की। तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है वो बोन्स रिलीज़ कर सकती हैं या मिनरल्स को डिपॉजिट कर सकती हैं, ठीक है, अंदर, ठीक है। उसके अलावा ब्लड सेल्स प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो आपके पास बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यानी हड्डियों के अंदर जो गूदा मौजूद होता है, रेड और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है ना, बोन मैरो और जो अंदर आपको रेड कलर का स्पॉन्जी मटीरियल नज़र आता है उसके अंदर, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यूज़ जो हैं वो आपके पास बोन्स के अंदर कुछ मौजूद होते हैं, ठीक है, जो हेल्प आउट करते हैं इनको ब्लड फॉर्मेशन के अंदर। तो यहीं से हमारा तीसरा टॉपिक स्टार्ट होता है एंडोस्केलेटन। अब एंडोस्केलेटन क्या है, ठीक है, एंडो मीन इनर एंड स्केलेटन मतलब फ्रेमवर्क, ठीक है। इनर साइड पर जो आपके पास स्केलेटन होता है, फ्रेमवर्क होता है, ठीक है, वो बेसिकली दो तरह के टिश्यूज से मिलके बना हुआ होता है, बोन एंड कार्टिलेज। बोन्स
मजबूत सख्त हड्डी को कहते हैं, ठीक है। और कार्टिलेज जैसे आपके ये कानों की जो है वो हड्डी होती है, नाक की हड्डी होती है, ठीक है, उसको जो है जैसे मुर्कनी हड्डी जिसे उर्दू में बोलते हैं, ठीक है, वाइट कलर की जो आपके पास बोन होती है, ठीक है, उसे हम कार्टिलेज बोलते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर बोन नहीं होती, ठीक है। तो दोनों तरह के टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है। दोनों तरह के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ठीक है, वो लिविंग सेल्स के अंदर दबे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि हम प्रोटीन से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं कोलेजन फाइबर्स या सिंपली कोलेजन भी कह सकते हैं, ठीक है। दोनों तरह के ये बोन और कार्टिलेज के जो टिश्यूज़ हैं ये इम्बेड हुए हुए होते हैं, दबे हुए होते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन के अंदर, यानी प्रोटीन के मैस ऑफ प्रोटीन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले हम बोन को देखते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि रिजिड होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलके बनी हुई है, ठीक है, जो कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं, ठीक है। कोलेजन फाइबर जो है बोन्स के अंदर जो है वो आपके पास उसको हार्ड कर दिया जाता है, ठीक है, कैल्शियम फॉस्फेट की डिपोजिशन से। जैसे पीछे कैल्शियम कार्बोनेट था एक्सोस्केलेटन के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम फॉस्फेट है, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर हड्डियों के लिए कहते हैं कि कैल्शियम और फॉस्फेट होना ज़रूरी है, जो आपकी हड्डियों को क्या करता है, मजबूत बनाता है। अब बोन के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, उसकी कंपोजिशन अगर हम देखें तो हमारे पास क्या होगा कि आउटर शेल जो है कॉम्पैक्ट बोन के अंदर जो है वो आपके पास मौजूद होती है, ठीक है, विद स्पॉन्जी बोन इनर। जो आपको बाहर सख्त हड्डी नज़र आती है ना उसे हम कहते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और जो इनर स्पॉन्जी नरम गूदा नज़र आता है उसे हम कहते हैं स्पॉन्जी बोन, ठीक है, इनर साइड पर, ठीक है। कॉम्पैक्ट बोन जो है वो भारी होती है, डेंस होती है और स्ट्रॉन्गर होती है, ठीक है। और क्या करती है कि उसका काम क्या है कि मसल्स के लिए जगह, अटैचमेंट के लिए जगह प्रोवाइड करना, ठीक है। स्पॉन्जी बोन जो है वो लाइट होती है, हल्की होती है, ब्लड वेजल्स होती हैं उसके अंदर, ठीक है, और पोरस होती है, ठीक है, पोरस स्पॉन्जी मटेरियल होता है अंदर, जैसे आप कह लें स्पंज होती है, ठीक है, जिसमें छोटे छोटे होल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब कैविटीज़ जो हैं वो इसके अंदर स्पॉन्जी बोन के अंदर, उसके अंदर बोन मैरो होती है, ठीक है, जहाँ पर रेड ब्लड सेल्स जो हैं उन्होंने बनना होता है। अब सेल्स की कितनी टाइप्स हैं जो कि बोन के अंदर मौजूद होती हैं, तो 3 टाइप्स हैं सेल्स की, ठीक है, जो कि बोन्स के साथ जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट कहते हैं हम उन्हें, मैच्योर बोन सेल्स होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, और बोन डिसॉल्विंग सेल्स होते हैं जिसे हम ऑस्टियोक्लास्ट्स का नाम देते हैं। यहाँ पर आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा स्टेम सेल्स जो हैं वो हमारे पास होते हैं जिससे ये सारे सेल्स बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमारे पास यहाँ पर कुछ 4 नज़र आ रहे होंगे, ऑस्टियोजेनिक सेल्स हैं, ठीक है, यानी ये स्टेम सेल्स हैं जिसने आगे तीनों सेल्स बनाने हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है, बोन फॉर्मिंग सेल्स, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, ये मेच्योर बोन सेल्स होते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं जो कि बोन रिजॉर्बिंग या बोन डिसॉल्विंग सेल्स भी हम इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट जो हैं वो आपके पास मैट्रिक्स को सिंथेसाइज करते हैं, सेल्स बनाते हैं, ठीक है, फॉर बोन ग्रोथ के लिए। हड्डियाँ जैसे बच्चों की बड़ी होते हैं ना, ठीक है, उस टाइम में ये एक्टिव होते हैं हड्डियों को बढ़ाने में, उनकी ग्रोथ करने में, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर हैं, इनके अंदर किसी किस्म की कोई चेंज नहीं आती। ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं ये क्या करते हैं कि ये पुरानी हड्डियों को क्या करना शुरू करते हैं, तोड़ना शुरू करते हैं, जैसे रिपेयर ऑफ बोन में जो है वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है, पुरानी को तोड़ के न्यू सेल्स बनाने शुरू करें, ठीक है। अब प्रोसेस जो है वो बोन फॉर्मेशन का कैसे होता है, ठीक है, कि अर्ली डेवलपमेंट जो है वो आपके पास बोन्स के अंदर क्या होता है, कार्टिलेज को रिप्लेस करते हैं, ठीक है। ऑस्टियोक्लास्ट जो हैं वो वहाँ पर आते हैं, ठीक है, कार्टिलेज को डिसॉल्व करेंगे, ऑस्टियोब्लास्ट को वहाँ लेकर आएंगे, ठीक है, और वहाँ पर वो न्यू सेल्स बनाना शुरू करेगी, और जैसे जैसे बनना शुरू हो जाते हैं आपके पास मैट्रिक्स की हार्डन हो जाती है, ठीक है, ऑस्टियोब्लास्ट उन्हें क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, ठीक है, और उन्हें हम नाम देते हैं फिर मैच्योर बोन सेल्स को क्या नाम देते हैं, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। पहले आएंगे ऑस्टियोक्लास्ट, कार्टिलेज को, सॉफ्ट बोन को डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। देन ऑस्टियोब्लास्ट आते हैं जो न्यू सेल्स बनाते हैं, डिपॉजिट करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उसे हार्ड करके ऑस्टियोसाइट्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कार्टिलेज। कार्टिलेज जो है वो नरम हड्डी होती है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी हुई है, एंड्स को कवर करती है, ठीक है, जो जॉइंट्स जहाँ पे बनने होते हैं, ठीक है, और सपोर्ट प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबल पोर्शन होता है नोज़ का, ईयर्स का, ठीक है। उसके अलावा हमारी हड्डियों के जो किनारे होते हैं ना, जोड़ होते हैं जहाँ पे, उसको कैप से कवर किया होता है इसी ने, ठीक है। कार्टिलेज के लिविंग सेल्स को हम कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ये सेल्स फ्लेक्सिबल, इलास्टिक और नॉन लिविंग मैट्रिक्स सिक्रीट करते हैं जिसे हम कहते हैं कोलेजन, ठीक है, जो कॉन्ड्रोसाइट्स के इर्द गिर्द मौजूद होता है, ठीक है। किसी किस्म की कोई ब्लड वेसल नहीं होती इनके अंदर, ठीक है, और इसकी मेन 2 टाइप्स हैं, हाइलिन कार्टिज, ठीक है, हाइलिन कहते हैं कलरलेस को, ठीक है, एंड फाइब्रो कार्टिलेज, ठीक है। हाइलिन कार्टिलेज जो है वो आपके पास मोस्ट अबंडेंट टाइप है ह्यूमन बॉडी के अंदर, ठीक है, और मूवेबल जॉइंट्स के
इर्द मौजूद होती है, ठीक है। घुटने हो गए, कोहनियाँ हो गई, शोल्डर हो गए, ठीक है। फाइब्रो कार्टिलेज जो है वो आपके पास मैट्रिक्स कंटेनिंग बंडल होता है हमारे पास कोलेजन फाइबर्स का, ठीक है। और एक्सटर्नल पिन्ना जो है ईयर का वो बनाता है, एपिग्लॉटिस बनाता है, और नोज़ की जो आपके पास बोन होती है वो इससे मिलकर बनी हुई होती है। इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि हमारे पास एंडोस्केल्टन एक्सोस्केल्टन में जो है वो क्या चेंजेस आती हैं, ठीक है। इससे नेक्स्ट हम इंशाल्लाह देखेंगे कि हमारे पास ह्यूमन स्केल्टन में क्या है, डिटेल से हमने वो स्टडी करना है, कितनी बोन्स होती हैं, क्या फ़ंक्शन परफॉर्म करती हैं। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।